analytical reasoning video that you need to watch for AILET 2026. Yesterday has been a blunderous analytical reasoning or logical reasoning section, which was filled with analytical reasoning questions. And the students who actually prepared for AILET, they had an upper edge for sure. And more than that, the student who were with a positive mindset, I am sure उन्होंने बहुत अच्छा attempt भी किया होगा. Now, जो भी क्लैट 2026 में हुआ उसको अब असाइड रखने की बारी आ चुकी है. नाउ इट इज अ टाइम फॉर यू ऑल कि अब आप सिर्फ आइलेट जो आपका अगले एक हफ्ते में आने वाला है, एग्जैक्टली 6 डेज में आने वाला है, आप उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दें. और जो भी रिविजन्स हैं उसको आपके लिए स्ट्रीमलाइन करने के लिए आई हैव ब्रॉट फॉर यू 2 सेशंस, one today and one tomorrow. Today is a concept session in which we will be discussing a lot of concept questions, concepts जो आपके एग्जामिनेशन में आपके यूजफुलनेस काफी बढ़ाएंगे. हाउ टू अप्रोच दोज क्वेश्चंस एंड एक एक करके हम लोग आगे के बारे में बात करें. दिस इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज अराउंड 10 डेज पहले मैंने और आइलेट 2026 के एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन का एक यूट्यूब लाइव लिया था, जिसमें हमने आपके साथ द कंसेप्ट्स ऑफ अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज एंड क्लॉक्स, इसके बारे में हमने काफी इन डेप्थ बातें करी थी. This can be considered as a part 2 of that as well, जहाँ पे आपके साथ ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस और कुछ बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश which will be used for you, used by you in the portion of analytical reasoning काम में आने वाला है. ठीक है. एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, हम एक एक करके उनके बारे में बात करना शुरू करें. ठीक है. So before we start with the blood relation part with you guys, I'll like to hereby tell you some basic rules of English which are used in analytical reasoning the most. Okay. The rule number 1 is after the word of, after the word then, after the word with respect to, after the word related to, after the word by, after the word as, after the word from, इन सभी वर्ड्स के बाद में जो भी नाउन आता है, ठीक है, whichever noun will come just after these words, we will consider it to be our frame of reference. That particular noun क्या होता है? Any name, place, animal, thing or object is called a noun. So that will be considered your frame of reference, guys. ठीक है, वो बन जाएगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हम उसके रिस्पेक्ट में सारी बातें करेंगे. ठीक है. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आई टेक एन एग्जांपल फॉर यू, बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहा हूं. शाहरुख खान गॉट मैरिड टू गौरी, हैव अ चाइल्ड अब्राहम. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज हाउ इज अब्राहम रिलेटेड टू गौरी? ठीक है. हाउ इज अब्राहम रिलेटेड टू गौरी? ठीक है. तो यहाँ पे आपको पॉइंटर क्या है जो आपको ध्यान रखना है? आफ्टर रिलेटेड टू द नाउन दैट केम इज गौरी. तो गौरी विल बिकम माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होगा? ब्लड रिलेशन के चैप्टर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ पे मतलब होगा कि हम गौरी से पूछेंगे कि वो अब्राहम को क्या बुलाएगी. कि वो अब्राहम को क्या बुलाएगी. ठीक है. सो इफ द ऑप्शन फॉर दिस वाज सन एंड मदर, ठीक है, तो उसमें से कौन सा सही होगा? क्योंकि रेटेड टू के बाद में गौरी आया है, तो हम गौरी से पूछेंगे कि वो अब्राहम को क्या बुलाएगी, तो गौरी अब्राहम को अपना सन बुलाएगी. द आंसर विल बी सन. ठीक है. तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर रूल विल बी यूज्ड इन ब्लड रिलेशन. ठीक है. बट सिर्फ इतनी सी बात नहीं है. ठीक है. In other chapters also it is used, like in the chapter of direction sense कैसे यूज में आता है. So direction sense के बारे में अगर मैं बात करूं, so there are 4 main direction: north, south,
वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका होता है कि वी राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अभी आपने देखा कि मैंने, हम लोग कैसे लिखते हैं, वी राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट। हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ लिखते हुए आते हैं और हम नॉर्थ से साउथ की तरफ लिखते हुए जाते हैं, ठीक है। सो anything which is in between north and east will be called northeast, anything between south and east will be called southeast, anything between south and west will be called southwest, anything between north and west will be called northwest, ठीक है। So if I say that A is here, B is here, C is here, and I ask you where is B with respect to C, yeah, where is A from B, ठीक है। तो यहां पे भी क्या ध्यान रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो नाउन आया है दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम के बाद में जो नाउन आएगा दैट विल बी योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू के बारे में सी आया तो हम सी से आप पूछने नहीं जाएंगे। ग्रेजुएशन में क्या होता है, हम उसकी पोजीशन पे बैठ के देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, हम उसकी पोजीशन पे बैठ के देखेंगे। सो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में सी आया तो हमने सी के ऊपर बैठा और मैंने बी को देखा, ठीक है। तो आप सी के ऊपर बैठ के बी को देखोगे तो व्हाट डायरेक्शन दैट वुड बी, साउथ और वेस्ट के बीच में। So the answer to this particular question will become southwest, ठीक है। It is somewhere between south and west, so the answer will be southwest, ठीक है। Second question, where is A from B? तो from के बाद में अब B आया तो हम B के ऊपर बैठेंगे और हम किसको देखेंगे, A को देखेंगे। So this is south and this is east, so the answer will be southeast, ठीक है। इसी का ऑपोजिट होता कि वेयर इज बी फ्रॉम ए, तो हम ए के ऊपर बैठ के बी को देखते तो उसका आंसर हो जाता नॉर्थ वेस्ट हो जाता, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर रूल इज यूज इन रेगुलेशन डायरेक्शन सेंस। इन अरेंजमेंट्स हाउ इट इज यूज वो भी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, सो मैं वो सारी बातें आपके साथ करना चाह रहा हूं जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, जहां पे आप गलती करते हुए आते हो अभी तक, ठीक है। सो जस्ट ट्रीट इट एज अ क्विक रिवीजन सेशन ऑफ 1 आवर जहां पे हम लोग काफी बातें आपको रिवाइज करने के लिए करेंगे। एंड टुमारो जो हम सेशन लेंगे दैट विल बी प्योरली क्वेश्चन बेस्ड सेशंस जहां पे हम लोग ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल ट्राई टू टेक अप, और या कुछ अपने मॉक्स वाले क्वेश्चन भी हम आपके साथ ले सकते हैं, ठीक है। So yeah, so and yes, on Wednesday, if you want to attend a particular 2 mocks on Wednesday and Thursday, you can also attempt it. हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो खैर वेडनेसडे और थर्सडे को आलेट का मॉक है ही। अगर आप चाहते हैं तो हमें आप हमारे नंबर पे कॉल करके आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। आई गेस बहुत ही नॉर्मल सी 99 काइंड ऑफ फीस होगी जिससे आप वाले 2 टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक, अगर मैं बोलता हूँ कि ए इज 2 places to the left of B, अब यहां पे ऑफ के बाद में जो नाउन आया है दैट इज बी, तो हम पहले बी को प्लेस करेंगे, हम बी का लेफ्ट देखेंगे तो बी का लेफ्ट ये है, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज करेक्ट, ए बी, ए स्पेस बी, ए स्पेस स्पेस बी, ए स्पेस 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 बी, ठीक है। सो जब भी डायरेक्शन मेंशन ना हो कि नॉर्थ फेसिंग है साउथ फेसिंग है, ऑलवेज अज्यूम टू बी नॉर्थ फेसिंग, रूल नंबर 1, ठीक है। तो अगर हमने पहले बी को प्लेस किया तो बी का लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ होगा, और 2 places का आंसर जो लोग सी बोल रहे हैं वो गलत आंसर है, द आंसर विल बी बी। सो 2 places अवे का मतलब होता है n places अवे, रिमेंबर दिस लाइन, n places अवे का मतलब होता है देयर शुड बी n-1 गैप्स बिटवीन द 2 persons, ठीक है। तो 2 places अवे का मतलब होगा देयर विल बी ओनली 1 person बिटवीन देम, ठीक है। द आंसर विल बी दिस। सो 0 place अवे का मतलब बी के ऊपर बैठा हुआ है, 1 place अवे का मतलब जस्ट बाजू में बैठा हुआ है, और 2 place अवे का मतलब एक छोड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट की जगह पे अवे वर्ड यूज हो गया होता तो उसके दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड में 2 place अवे है या राइट हैंड साइड में 2 place अवे है, ठीक है। बट यस, यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर रूल यूज में आएगा।
Okay, guys. Now, that was the first rule of English, which is used in analytical reasoning the most. Okay. The second rule, which is again used a lot, is the rule of conjunction. अगर मैं बोलता हूं अगर आपसे बोलता हूं कि A is the brother of B and the spouse of C. Okay. And I say that A is the brother of B who is the spouse of B. तो आपको ये बताना है कि C और D का स्पाउस कौन होगा. स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ के पेयर को हम लोग स्पाउस. ठीक है. सो A इज द स्पाउस ऑफ C अगर है तो C इज आल्सो द स्पाउस ऑफ A, ऐसा. ठीक है. तो यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, यहाँ पे कि मेल है या फीमेल है, वी डू नॉट नो एज ऑफ. ठीक है. तो हाउ टू इंटरप्रेट इट. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ कंजंक्शन. आप इसको नोट कर सकते हो. रूल ऑफ कंजंक्शन में देयर आर टू फैमिली ऑफ कंजंक्शन व्हिच आर यूज्ड. द फर्स्ट फैमिली ऑफ कंजंक्शन क्या होता है? एनी नेम प्लेस, सॉरी, कंजंक्शन क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाने का काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन. ठीक है. द फर्स्ट फैमिली ऑफ कंजंक्शन इज एंड, एज, बट, हाउएवर. ठीक है. The second conjunction family is the W conjunctions, which is who, which, whom, whose. ठीक है. तो this is the second family of conjunction words. ठीक है. तो ये फर्स्ट फैमिली ऑफ कंजंक्शन के बाद में इसके पहले क्या क्या यूज होगा? इसके पहले दो नाउन्स होंगे, where A is the first noun and B is the second noun. In this also, A is the first noun and B is the second noun. Correct? ठीक है. But इसके बाद में जो भी बात होती है, that is always with respect to the first noun. तो इन वर्ड के बाद में जो भी बात होगी, अगर एंड, एज, बट, हाउएवर यूज हुआ है तो इसके बाद में जो भी बात होगी दैट विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट नाउन. और अगर डब्ल्यू कंजंक्शन यूज हुआ है तो इसके बाद में जो भी बात होगी दैट विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड नाउन. ओके गाइस. सो इस सेंटेंस को अगर मेरे को दो सेंटेंस में ब्रेक करना है, द लॉजिक विल बी ए इज द ब्रदर ऑफ बी, फुल स्टॉप. ए इज द स्पाउस ऑफ सी. ठीक है. उसको अपन कैसे बनाएंगे? ए is the brother of B. So B can be male or female. And the spouse of C, that means A is the spouse of C. तो इसका मतलब C will be the wife. ठीक है. The second part says A is the brother of B. यहाँ पे लिख लेते हैं. A is the brother of B who is the spouse of D. तो इसका मतलब B is the spouse of D. तो अभी यहाँ पे हमें B और D दोनों का ही जेंडर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. B can be the husband or wife, B can be the husband or wife. ठीक है, या wife or husband respectively. ठीक है. So this is the second rule, the rule of conjunction. ठीक है. Once we have understood that, अब हम लोग शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ with the portion of blood relations and the important points that you need to remember in blood relation lines. ठीक है. जब हम लोग blood relation के बारे में बात कर रहे होते हैं तो we are talking about two genders, obviously, male and female, where males are denoted by a plus sign and the females are denoted by a minus sign. ठीक है. Males are positively stupid people, so इसलिए plus sign. Females are not stupid, negatively stupid, so minus sign. ठीक है. करेक्ट. तो फिर इसके बाद जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं मेल और फीमेल्स के बीच में, या मेल और मेल, या फीमेल और फीमेल, या मेल और मेल के बीच में, all of them can be categorized into three parts. One is single gender,
डुअल जेंडर स्पेसिफिक रिलेशन, डुअल जेंडर स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे ही रिलेशनशिप बोला जाए आप दोनों का ही जेंडर बता पाओ, और ऐसा ऐसे एक ही रिलेशनशिप होता है हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है। तो अगर हमने बोल दिया कि ए इज द हस्बैंड ऑफ, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी या सी, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए हस्बैंड है तो ऑब्वियसली सी विल बी द वाइफ, ठीक है। एंड अगर उसने बोला सी इज द वाइफ ऑफ ए, और ऑटोमेटिकली मींस दैट सी इज द वाइफ, सो ए विल बी द हस्बैंड, सो दोनों का ही जेंडर आप एक बार में स्पेसिफाई कर पा रहे हो, इसलिए उसको बोलते हैं डुअल जेंडर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, ठीक है। सेकंड होता है हमारा सिंगल जेंडर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, जहां पे आप किसी एक का जेंडर स्पेसिफाई कर पाते हो, आप दूसरे का जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ओनली। थर्ड होता है नॉन जेंडर स्पेसिफिक, मतलब आप दोनों का ही जेंडर स्पेसिफिकली नहीं बता पाओगे। इसमें कौन कौन सी रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, जैसे मैंने एक अभी आपसे किया ही बात, स्पाउस का, सिबलिंग का, कजिन का, पेरेंट का, चाइल्ड, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। ये सारे रिलेशनशिप्स आपके आ जाते हैं, जिसको हम लोग दोनों का ही जेंडर हम नहीं बता पाएंगे। अगर किसी ने बोला है कि ए इज अ स्पाउस ऑफ सी, तो ए और सी में से कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं पता। ए इज अ सिबलिंग, सिबलिंग मतलब होता है सेम पेरेंट्स के बच्चों को हम सिबलिंग्स बोलते हैं। चाचा के, मामा के, ताऊ का मतलब नहीं, ये जो बच्चे होंगे वो आपके कजन्स होंगे, ठीक है। कजन ब्रदर, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर बोलना इंग्लिश के वाइज रॉन्ग है, ठीक है। कजन का मतलब कजन सिर्फ। पेरेंट फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस दीज ऑल विल बी सिंगल नॉन जेंडर स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स। बाकी सारे के सारे सिंगल जेंडर स्पेसिफिक की अम्ब्रेला में आ जाते हैं। इसमें फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, aunt, nephew, niece, all of them will come under the same umbrella. Okay, guys? So this is what we mean by that. Okay? इसके अलावा अब हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल के साथ हाउ टू मेक द द अम्ब्रेला ऑफ द रिलेशनशिप्स, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय फैमिली, ठीक है। सो इफ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट गाय, लेट्स से माय नेम इज ए, ठीक है। सो आई एम द हीरो ऑफ माय मूवी, माय नेम इज ए, ठीक है। आई हैव a sister B. We had we have a set of parents C and D. है ना, right? My father had a sister, has a sister E, married to F. F means Fufaji. My father and my Bua E, they both have a set of parents. In our Punjabi, we call them BG Papaji, EF, GL, GH. ठीक है, करेक्ट। My mother has a brother I, sorry, yes, correct. So my mother, the brother I, who got married to J, and they have a, let's say, girl child K. K for Kriti. Kriti is my cousin name. My mother and her brothers, though I mentioned only one of them as of now,
have a set of parents j k l and m. Okay, so this generation will become the grandparents of ours, correct? And this generation will become the grandchild of ours. Okay? Similarly, my uh, father's sister, my bua and fufaji, they have a son L. Okay? Now let me make L thoda sa इस side. Now, so this was bachpan ki yadein, right? Right. So now we also became young. So we also got married now. M. So my wife is M, and my sister got married to N. Nitin is the name of my brother-in-law. Okay. And then we have two sons, O and P. Okay. Okay. My sister got married to N and have a daughter, my niece, Q. Queen. Correct? And then the family will keep on growing. Obviously, my wife also has siblings, correct? So we will extend that family this side. Let me extend it only. Okay. Let us extend that family here. Okay. So अच्छा यहाँ पे के को रहने देते हैं, इस साइड एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है? सो माय वाइफ हैज अ ब्रदर and a sister, OPQ, RNS. Okay. The brother is unmarried. कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ. The sister is married to P, you know, and they also have a daughter, U. Okay. So this is like the whole generation gap chart that we prepared. Even if you want more, so my wife have a set of parents, V and W. So this is like the whole family chart, wherein the questions कैसे आ सकते हैं, ठीक है? How is W rated to, let's say B? Now rated to पहले A. Okay? So W rated to A. So my wife's mother will be my mother-in-law, correct? And I will be the son-in-law. अब यहाँ पे son-in-law आंसर है, mother-in-law आंसर है. दैट कैसे डिटरमाइन होगा? क्योंकि रेटेड 2 के बाद में जो नाउन आता है ए, हम ए से पूछेंगे कि वो डब्ल्यू को क्या बुलाएगा, ठीक है? द क्वेश्चन वुड हैव बीन जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दैट. हाउ इज ए रेटेड टू डब्ल्यू, तो आंसर चेंज हो जाता है, करेक्ट? सो रेटेड 2 के बाद में ए आया है, तो हमने ए से पूछा कि वो डब्ल्यू को क्या बुलाएगा, तो अपनी वो वाइफ की मदर को मदर इन लॉ बुलाएगा, करेक्ट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ फैमिली चार्ट जहां पे जनरेशंस, इस जनरेशन में जितने भी लोग होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी द सेम जनरेशन पीपल, ठीक है? तो जितने भी लोग होंगे वो आपस में ब्रदर, सिस्टर, कजिन, सिबलिंग, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ये सब हो सकते हैं. एक जनरेशन जब आप ऊपर जाओगे तो वो पेरेंट्स, ठीक है, अंकल, आंट, ये वाले जनरेशन के वो लोग हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आप देखोगे, तो वो आपके सन, डॉटर, नेफ्यू, नीज, ये वाला पूरा पोर्शन आ सकता है, या सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ वाला पोर्शन आ सकता है, ठीक है? आप 2 जनरेशन ऊपर जाओगे तो दे विल बिकम योर ग्रैंड पेरेंट्स,
है ना, ठीक है। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वाला पार्ट आ जाएगा, 2 जनरेशन नीचे जाओगे तो मतलब TH का रिलेशनशिप अगर मैं बोलूं कि B के साथ क्या है, ठीक है। तो हाउ इज, क्वेश्चन ही रख देते हैं, हाउ इज B रेटेड टू G, ठीक है। हाउ इज B रेटेड टू G, तो B अपने फादर के फादर को क्या बुलाएगी, तो B will be calling her father's father a paternal, पापा की साइड की, मतलब A और B आर द मेन, अगर पार्ट अपन ले रहे हैं इनको, तो ये पूरी फैमिली, ठीक है, ये पूरी साइड ऑफ द फैमिली फॉर अस विल बी माय पैटर्नल साइड ऑफ द फैमिली, पापा की साइड की फैमिली। एंड A और B के रिस्पेक्ट में अगर अपन बात कर रहे हैं तो D, नॉट D एक्चुअली, मतलब D तो हमारी खुद की मदर है, ठीक है, बट every other person in this bracket will become the maternal side of the family. ठीक है, so this is a kind of a family chart. एक बार आपको ये बनाना आ गया तो हर क्वेश्चन you will be able to answer with a lot of ease, correct? So this is the next point guys, ठीक है। so ये आप सीख जाओ, फिर उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, tomorrow we'll be discussing only questions with you guys, ठीक है। now let's move forward towards the next portion which is direction sense now, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं आपके साथ डायरेक्शन सेंस के बारे में। So as we already discussed with you that there are 4 main directions, north, south, west and east. What are the important pointers to be understood, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। So तो अगर ये नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो अगली उसमें चले जाते हैं, या तो दैट विल बी द बेस्ट स्लाइड टू डिस्कस, ठीक है। So north, south, west and east are the 4 main directions. Anything between them, between north and east is called northeast. South and east will be called southeast. South and west, southwest. North and west, northwest. So these are the 4 relative directions. A point to be noted here is कि अगर what is given to you in the question, sorry, the person is moving, let's say it is given in the question, A moves A moves 10 meters northeast. So what do we mean by that? If A is a frame of reference for us, A's north is here, A's east is here. So हम A को कहीं पे भी घुमा सकते थे, 10 meters कहाँ जाएगा वो? So always remember, if the angle is not mentioned, and just like this, the statement is mentioned, always assume it to be exactly 45 degrees from both the main directions. Always assume it to be exactly 45 degrees from both the north and the east direction. Okay guys, ठीक है। The next important part is कि ये तो आपने कर लिया, ठीक है। The next important part will be, अगर वो बोलता है the person moves to the left direction or to the right direction, तो हमें movements कैसे करना है, ठीक है। So अगर person is somewhere here and then he has moved towards the north and then he wants to move towards the left direction, ठीक है। So always remember this small rule, that left direction rule क्या, लेफ्ट का मतलब will always be anti clockwise, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड राइट का मतलब will always be in the clockwise, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो if the angle is not mentioned and just the line mentioned here is he moves to the left or he moves to the right, उसका मतलब आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मान के चलो, ठीक है। लेट मी जस्ट प्रूव इट टू यू।
इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा? यहाँ। आप अगर वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करें तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा? यहाँ। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, करेक्ट। साउथ में आपका लेफ्ट होगा यहाँ, ईस्ट में आपका लेफ्ट होगा यहाँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज लेफ्ट। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, मूविंग टू द लेफ्ट डायरेक्शन विल बी 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल गिवन है कि ही मूव्स 40 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 40 डिग्री मूव कराओगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है कि कितना एंगल मूव कर रहा है, तो यू विल अज्यूम इट टू बी एग्जैक्टली 90 डिग्रीज इन द clockwise एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन लेफ्ट है या राइट, ठीक है। So I hope this is understood as well. Okay. Now the next point जो इसमें आपके काम में आता है वो क्या है कि अगर वो ये बोलता है कि अगर पर्सन मूव्स 20 degrees to the in the clockwise direction, then 50 degree in the anti-clockwise direction, then 70 degree in the clockwise direction, and then 90 degree in the anti-clockwise direction, and so on. ठीक है। तो अभी से आप इसको मान के चलो कि आपको अपने रजिस्टर को घुमाते हुए नहीं चलना है, ठीक है। आपको हमेशा क्या ले लेना है कि अब से हमने मान लिया कि भैया जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, द क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग ने अगर प्लस मान लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को माइनस मान लिया, ठीक है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं ही मूव्स 30 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस 30, देन ही मूव्स 50 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस 50, देन ही मूव्स 70 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस 70, देन ही मूव्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस 90, ठीक है। देन ही मूव्स 60 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस 60, ठीक है। एंड द पर्सन वाज ओरिजिनली फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, वाज ओरिजिनली फेसिंग ईस्ट। तो नेट आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। 90 प्लस 30 हो जाएगा कितना? 120। 50 और 170 भी 120 है, तो प्लस 120 माइनस 120 कट गया, तो माइनस 60 डिग्री मूवमेंट। इसका मतलब अगर वो ओरिजिनली ईस्ट की तरफ देख रहा था, ठीक है, तो वो माइनस का 60 डिग्री मूव करेगा। माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री जाएगा। तो अब वो नॉर्थ ईस्ट देख रहा होगा, तो द आंसर विल बिकम नॉर्थ ईस्ट। दिस इज द अप्रोच विच वी सजेस्ट यू टू फॉलो, ताकि आपकी कैलकुलेशन में एरर्स ना हो, ठीक है। द सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन which can be also asked is let's say it is saying like right now the time is 3 o'clock. I'm just assuming. So at 3 o'clock 3 p.m. the hour hand is pointing in the southeast direction. So the question for you will be, ये बताइए at 4:30 p.m. the hour hand will be pointing towards in which direction? Okay, points what direction? Okay. So now थोड़ा सा बेसिक्स हमें क्लॉक देखनी आनी चाहिए। सो 3 o'clock पे हमें दिखता है कि हमारा जो आर हैंड होता है वो कहाँ है? इधर है, ठीक है। एंड व्हेन वी कंपेयर इट विद द डायरेक्शंस, तो ऑब्वियसली द आर हैंड इज एट ईस्ट, करेक्ट। आर एंड ही बोला है, हाँ आर एंड ही बोला है, ठीक है। सो ईस्ट से हमें साउथ ईस्ट जाना है, तो ईस्ट से साउथ ईस्ट जाना है, सो दैट मीन्स वी हैव टू मेक अ मूवमेंट ऑफ क्लॉकवाइज, मतलब प्लस 45 डिग्रीज, ठीक है। द क्वेश्चन इज एट 4:30 p.m. द आर हैंड पॉइंट्स what? So always remember one more important point, and that is at 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, तो ये वो चार टाइम है, ये वो चार टाइम है जिस टाइम पे द आर हैंड
is exactly at 45 degrees from both the main timings. मतलब at 1:30 p.m. the R hand will be exactly in between 12 and 3. At 4:30 p.m. the R hand will be exactly between 3 and 6. At 7:30 p.m. the R hand will be exactly between 6 and 9. And at 10:30 p.m. the R hand will be exactly between 9 and 12. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पे होता है. सो अगर हमें 4:30 पीएम पे आर हैंड को मूव कराना है तो आर हैंड कहाँ होगा 4:30 पीएम पे? एग्जैक्टली इन दिस डायरेक्शन होगा. एग्जैक्टली इन दिस डायरेक्शन होगा. तो इसको जब आप प्लस प्लस का मतलब क्लॉकवाइज में अगर आप, ये ऑलरेडी साउथ ईस्ट पे है, इसका मतलब इसको अगर हमें क्लॉकवाइज में 45 डिग्री मूव कराएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? एग्जैक्टली साउथ. सो माय आंसर विल बिकम साउथ. ओके, क्लियर गाइस? नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, इस आर को मैंने अगर मिनट हैंड कर दिया और बाकी क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली सेम रखा है, तो जस्ट पॉज द वीडियो and try to solve for yourself that at 4:30 p.m. the R hand will be pointing in which direction. Just solve it yourself. Okay, guys? Pause the video and solve it. मैं directly solve कर रहा हूँ. तो 3 p.m. पे the minute hand is supposed to be at 12. Correct? 3 p.m. पे minute hand कहाँ होना चाहिए? 12 पे होना चाहिए. ठीक है, अगर वो 12 पे है तो 12 is what? North. So 12 p.m. पे, 3 p.m. पे it is at north. Correct? क्वेश्चन इज सेइंग वो नॉर्थ नहीं है, वो साउथ ईस्ट है. ठीक है, सो नॉर्थ से साउथ ईस्ट जाना है अगर आपको, तो आपको कितना डिग्री का मूवमेंट कराना है? जस्ट थिंक अबाउट इट. नॉर्थ टू साउथ ईस्ट. नॉर्थ टू साउथ ईस्ट मीन्स प्लस का 90 एंड देन 45 डिग्रीज. ठीक है, प्लस का 90 एंड देन 45 डिग्रीज. करेक्ट? सो प्लस 135 बोल दो या प्लस 90 प्लस 45 बोल दो. ठीक है. Now the question is at 4:30 p.m. the R hand points there. तो 4:30 p.m. पे R hand कुछ ऐसा होगा. ठीक है, तो जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस का 45 प्लस का 90 डिग्री मूव कराएंगे तो वो पहुंच जाएगा एग्जैक्टली एट वेस्ट. ठीक है, तो जो चीज ऑलरेडी साउथ ईस्ट पे है, इसमें जब आप प्लस का 90 प्लस का 45 मूवमेंट करवाओगे तो इट विल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन एंड दैट विल बिकम माय आंसर. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, द लास्ट कंसेप्ट, जो अच्छे कंसेप्ट है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. बहुत बेसिक क्वेश्चन वी आर नॉट डिस्कसिंग. ठीक है, सो द अच्छा कंसेप्ट, द नेक्स्ट अच्छा कंसेप्ट विल बी द कंसेप्ट ऑफ शैडोज. शैडोज इन डायरेक्शन. ठीक है, तो एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ठीक है, ये बात अगर आपको पता है तो आप ये वाले क्वेश्चन बड़े बढ़िया तरीके से कर सकते हो. ठीक है, सो जब भी आपके पास शैडो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप अलग से मेंशन होगा इट इज अ मॉर्निंग टाइम और इट इज अ इवनिंग टाइम. ठीक है, उसकी बेसिस पर हमें सॉल्व करने होते वाले क्वेश्चंस. तो अगर मॉर्निंग टाइम है, ओके, सो इफ इट इज टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग टाइम दैट मींस द सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन. आप यहाँ खड़े हो या दो लोग खड़े हुए हैं, इसको भी ऐसे समझ लो. तो मॉर्निंग टाइम में अगर चार लोग खड़े हुए हैं, the names are A, B, C and D. ओके, सो मॉर्निंग टाइम है तो इसका मतलब सन कहाँ होगा? ईस्ट डायरेक्शन में. तो सन है यहाँ पे. तो सन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरफ फेस कर रहे हो. ठीक है, इफ द सन इज हियर तो सन मेरे सामने मेरी शेडो थ्रो करेगा. मैं अगर इस तरफ देख रहा हूँ तो सन मेरी शेडो इस तरफ थ्रो करेगा. मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो सन मेरी शेडो मेरे पीछे थ्रो करेगा. मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो सन मेरी शेडो मेरे इस तरफ थ्रो करेगा. ठीक है, करेक्ट. तो
आई एम स्टैंडिंग, फॉर मी आई एम जस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर द सन, ठीक है। तो अगर सन इस तरफ है तो वही शेडो इधर ही आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयरएवर आई माइट बी फेसिंग, ठीक है। कोई लॉजिक होता है, ठीक है। सो अगर सन यहां है तो इन सभी की शेडोज कहाँ आएगी? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ एंड इस तरफ। अब दिस पर्सन is facing in what all directions? Let's talk about that. So the person is facing in the north direction, B is facing towards the north, A is facing towards the south, C is facing towards the east direction, and D is facing towards the west direction. तो ये हमारे हो गए मेन चारों डायरेक्शन गाइस, ठीक है। Once the directions are done, okay, then what do we say? A क्या बोलेगा, B क्या बोलेगा, C क्या बोलेगा, D क्या बोलेगा? C और D यहां बुलवा लेते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो है तो ये बात समझना, मैं मॉर्निंग में कर रहा हूँ, इवनिंग आई एक्सपेक्ट टू डू योरसेल्फ, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाइएगा अपने लिए एंड जस्ट शो इट टू अस वाया आवर टेलीग्राम चैनल, ताकि हम एक बार अगर कुछ गलती आपने करी है तो हम लोग करेक्ट कर पाए, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि अगर ए और बी के बारे में बात करें तो कैसे सेंटेंसेस आएंगे? द काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल बी कि इज द शैडो इज टू द लेफ्ट और टू द राइट, करेक्ट। जो नॉर्थ फेसिंग पर्सन है उसका लेफ्ट ही है, जो साउथ फेसिंग पर्सन है उसका लेफ्ट ही है, उसका राइट ही है, ठीक है। सो लेफ्ट और बी के ए के लिए ये राइट होगा। तो लेफ्ट राइट कॉम्बो आए तो आप समझ जाओ नॉर्थ साउथ फेसिंग पर्सन है। अगर इन द फ्रंट ऑफ, जैसे डी क्या बोलेगा कि भाई मेरी शेडो तो मेरे सामने पड़ी हुई है, ठीक है। सी क्या बोलेगा, मेरी शेडो मेरे पीछे है। इफ दीज टू पर्सन आर फेसिंग इन दीज डायरेक्शंस, तो ये सी क्या बोलेगा, उसकी शेडो उसके पीछे है। डी बोलेगा मेरी शेडो मेरे सामने है, ठीक है, करेक्ट। सो ए विल बी सेइंग व्हाट, माय शेडो is to the left of myself and to the right of B. ये पॉइंटर्स नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है। अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा तो दिस इज द थिंग विच विल बी यूज्ड फॉर बाय यू, ठीक है। बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा साउथ फेसिंग पर्सन है तो वो बोलेगा कि ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ठीक है। सो ए के, सॉरी ए बोलेगा, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ये बी ने बोला था, ए बोलेगा that my shadow is to the right of myself and to the left of B, ठीक है। तो B क्या बोलेगा कि मेरी शेडो मेरे लेफ्ट में है, B बोलेगा मेरी शेडो मेरे ही लेफ्ट में है और A के राइट में है, राइट ऑफ A, और A बोलेगा कि मेरे शेडो मेरे खुद के राइट में है, लेकिन B जब देखेगा तो उसके तो लेफ्ट में ही है ना दोनों शेडोज। सिमिलरली C और D क्या बोलेंगे, C will say my shadow is to the back of me and in front of D, ठीक है। D can see my shadow एकदम अपने सामने, ठीक है। एंड D बोलेगा is in front of me in front of me and in front of C as well। तो D की शेडो भी उसके सामने ही है और C भी अपनी उसकी शेडो अपने सामने देख पा रहा है, करेक्ट। सो जस्ट सी इट प्रॉपरली डायरेक्शन सेंस में। इसके अलावा कोई भी और स्पेशल कंसेप्ट आपके में यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी की प्रैक्टिस टू डिस्कस विद यू ब्लड रिलेशंस एंड डायरेक्शन सेंस गाइस, ठीक है। सो आई वांट यू टू कमेंट इन द चैट बॉक्स दैट व्हाट आर द टॉपिक्स। अगर कोई कंसेप्ट आपको लगता है कि इट इज नॉट कवर्ड या आपका वीक है एंड यू वांट मी टू कवर इट फॉर यू, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। कल जो हमारा सेशन होने वाला है
उसमें एनालिटिकल रीजनिंग का उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पहले अगर आपका कोई ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जो काफी स्टूडेंट्स अगर बोलते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को, तो वी फर्स्ट टेक अप दैट कंसेप्ट फॉर यू गाइस एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अदरवाइज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, अरेंजमेंट्स के बारे में हमने बात ऑलरेडी आपके साथ कर ली, या आई गेस मोर और लेस ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस ही मेरे को सबसे पहले आज की क्लास में आपने कवर करना था। पजल्स ट्राई करते रहिए, ठीक है। ट्राई सॉल्विंग अ लॉट ऑफ पजल्स, मतलब नॉट, आई वुड से कि इतना अब ऐसा नहीं करना कि एक ही पजल पे आपने पूरा दिन बिताना है, ठीक है। सो राइट नाउ, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम बचा है, ट्राई टू रिवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स, डू नॉट गेट स्टक ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन जिसके सॉल्यूशन भी आपके पास हो एटलीस्ट, ठीक है। अरेंजमेंट्स प्लस ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन बहुत फेमसली आते हैं। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, आई जस्ट डिस्कस विथ यू गाइस। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली सिलोगिज्म के अराउंड 5 क्वेश्चंस कमिंग। वी एक्सपेक्ट कोडिंग डिकोडिंग एंड लेटर सीरीज अल्फाबेट सीरीज जो मैंने लास्ट सेशन में लिया था, उसके अगेन वी एक्सपेक्ट 5-6 क्वेश्चंस कमिंग, 4 to 6 क्वेश्चन आई वुड से कमिंग फ्रॉम दैट। ब्लड रिलेशंस ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग एंड डायरेक्शन वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी यूज ईदर डायरेक्टली, जैसे इस पर्टिकुलर क्लैट में आपने देखा कि पूरे का पूरा आपके ब्लड रिलेशन का ही एक कोडेड ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट यूज करके उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। 6 या 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उसी तरीके से वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस कमिंग इन कोडेड या डायरेक्ट फॉर्मेट में इन दिस पर्टिकुलर आईएलटीएस एग्जामिनेशन आल्सो, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन सॉल्व अच्छी तरह करके जाइएगा। अरेंजमेंट्स के बेसिस पे कुछ जो गलती आप लोग कर देते हो उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो लेट मी जस्ट डिस्कस विथ यू सम पोर्शन ऑफ अरेंजमेंट गाइस, ठीक है। So arrangements when we talk about obviously north facing south facing arrangements होते ही हैं, ठीक है। सो नॉर्थ फेसिंग वाला पर्सन क्या बोलता है कि ये मेरा लेफ्ट ये मेरा राइट है ना। साउथ फेसिंग वाला पर्सन क्या बोलेगा, ठीक है, आपका लेफ्ट उसका राइट होगा और आपका राइट उसका लेफ्ट होगा, करेक्ट। नाउ इन अ सर्कुलर ट्रैक, अगर ए पर्सन यहां बैठा है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सेंटेंस इज क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू या सेंटेंस गिवन टू यू दैट बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, एंड लेट्स एज्यूम दैट ए इज सिटिंग हियर, ठीक है। सो बी कहां कहां बैठ सकता है, so the answer that you would give is b can be here also, b can be here also। तो ये दो केसेस बना दोगे आप सीधे सीधे, करेक्ट, ठीक है। अब अगर ए यहां बैठा हुआ है तो उसके क्या आंसर्स होंगे, ठीक है। एंड इफ 4 लोग बैठे हैं या 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, उससे फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है। तो दिस इज द ओनली लाइन जहां पे लीनियर और सर्कुलर में मेजर डिफरेंस आ जाता है। सो ए बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि ए कैन बी बी कैन बी एनीवेयर हियर हियर हियर। अब बोलोगे हाँ भाई देखो मिडिल की इस तरफ होना चाहिए तो लेफ्ट है, मिडिल की इस तरफ राइट है, नहीं, ठीक है। इसका सिर्फ एक सिंगल इंटरप्रिटेशन होता है कि बी इज, so please note this particular point very properly, that b is to the left of a would mean that b is immediately to the left of a, immediately to the left of a, ठीक है। सो प्लीज नोट दिस पर्टिकुलर लाइन वेरी प्रॉपरली, इसमें बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम सर्कुलर ट्रैक के बारे में बात कर रहे होते हैं तो और एक और चीज जो आप लोग कई बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं दैट इज इवन और ऑड, ठीक है। या जैसे इसमें नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग होता है, वैसे यहाँ पे फेसिंग टूवर्ड द सेंटर होता है,
एंड द फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो फेसिंग टुवर्ड द सेंटर अगर है सभी लोग, तो आप फर्स्ट पर्सन को यहां बिठाओगे। फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर है सभी लोग, और फर्स्ट पर्सन को यहां बिठाओगे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का लेफ्ट ये होगा, इस पर्सन का राइट ये होगा। ओके, अंडरस्टूड? तो लेकिन अगर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है, तो इस पर्सन का लेफ्ट ये होगा और इस पर्सन का राइट ये होगा। तो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, प्लीज नोट दिस पॉइंट ऑल्सो, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, तो लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज एंड राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। However, if it is facing away from the center, तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है। These are very small small things जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, इज व्हाट आई फील। ठीक है, सो I'll wait for a couple of minutes for you to understand and ask particular thing अगर कोई आप पूछना चाहते हो तो। ठीक है, उसके अलावा अरेंजमेंट्स में अगर मैं आपके साथ और बात करूं, तो ऑलवेज ट्राई टू टैबुलेट द डेटा। ठीक है, कभी भी अगर टैबुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ऑलवेज मेक द स्केलेटन फर्स्ट। ठीक है, कि पहले स्केलेटन बनाओ। अगर यहाँ पे नाम, द कार दैट दे ओन, ठीक है, एंड द कंपनी दैट दे वर्क फॉर, अगर ऐसा कुछ मेंशन्ड है अबाउट लेट्स से सम 4 people, तो व्हाट इज नॉट सपोज टू बी डन, ठीक है, कि आप पहले सारे नाम लिख लो, उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करो। प्लीज डू नॉट डू दैट। ठीक है, सो द ओनली टिप दैट आई वांट टू गिव यू हियर इज जस्ट मेक द स्केलेटन। आपका पूरा पैसेज पढ़ने के बाद इस तरीके से स्केलेटन बनाओ। फिर उसके बाद में ऑलवेज गो फॉर द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फर्स्ट। ठीक है, उसके थ्रू जितना सॉल्व हो पाए, जितना आप भर पाओ भर दो। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट जो आपको एक एग्जैक्ट डेटा दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद ट्राई टू सर्च फॉर द नेगेटिव कॉन्जुगेट स्टेटमेंट्स। ट्राई टू सर्च फॉर द नेगेटिव कॉन्जुगेट स्टेटमेंट गाइस। मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो सुनने में नेगेटिव है लेकिन एक्चुअली में पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ए बी सी डी आर 4 persons, ठीक है, एंड आई से दैट द कार, द BMW car is not owned by A, C और D। A, C और D ओन नहीं करते, तो सुनने में तो नेगेटिव है। नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है जहां पे नीदर, नॉर, नॉट, नन ऐसे वर्ड्स आ जाए, तो दैट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, सो BMW इज नॉट ओन बाय A, C एंड D। तो अगर A, C और D ओन नहीं करती तो B ही तो ओन करेगी ना। दिस विल बी द इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में चौथा डेटा भी आ जाए, ठीक है, एंड द कंट्री दैट दे बिलोंग टू लेट्स से, अगर चौथा डेटा भी आ जाए, तो वहां पर जब तक आपके पास 3 ब्लॉक्स को फिल करता हुआ डेटा ना हो, ठीक है, तब तक डू नॉट राइट इट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये और BMW लिख दिया अपन ने, लेकिन अगर यहाँ पे वो ये बोल देता है कि जो IBM में जॉब करता है वो US में है, ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पे IBM में जॉब करता हुआ बंदा US में है आपने यहाँ लिख दिया, तो इट माइट बी अ डुप्लीकेसी ऑफ द स्टेटमेंट। व्हाई? क्योंकि बी जो BMW ओन करता है, क्या वो IBM और US में नहीं जॉब कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो दैट इज नॉट सजेस्टेड एट ऑल। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जो कम से कम इसका लिंकेज कि BMW ओनर इज स्टेइंग इन US, तब आप यहां लिखोगे। या वो बोले जैगवार ओनर इज स्टेइंग इन US, तो आप बोलोगे हाँ देखो BMW है, इसका मतलब जैगवार ओनर यहां होगा और वो US में हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए, तभी आप उस डेटा को फिल कर सकते हो। सो आई गेस द foundation build-up class, or I should say the revision class, which we were supposed to take for you, we have just done that part for you guys. And
I'll just see the chat box now. और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई चीज आप पूछना चाहते हो. So we'll be more than happy to answer it right now. Or let's meet tomorrow for the practice session. Okay. Any particular topic that you want me to revise for you, I'll be more than happy to do that. But you need to comment in the chat box. Do not in the live chat. Instead of that, write in the comment box so that we can quickly see it and respond accordingly. Thank you guys. Best of luck. And please stay calm, stay cool. Whatever happened in Clat 2026, it's already done now. It's a time to focus now on an AILET examination. And I am very sure with the correct kind of preparation and a strategy and a mindset, you'll be able to crack it. Thank you.